हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रीवी पर्स के बारे में जानेंगे। आज हम प्रीवी पर्स के बारे में पढ़ेंगे जो 1950 से शुरू होता है और 1971 में समाप्त हो जाता है। प्रीवी पर्स के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानने से पहले आइए कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। पहली बात ये कि देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत में मूलभूत अंतर क्या है। अगर ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत की बात करें तो इन प्रांतों में ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण था। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत की बात करें तो इन प्रांतों में ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण था और देशी रियासतों में ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण नहीं था, बल्कि ये प्रांत भारतीय राजाओं की सहायता से ब्रिटिश शासन करते थे। बल्कि इन प्रांतों में भारतीय राजाओं के सहायता से ब्रिटिश शासन करते थे, यानी भारतीय राजाओं या प्रांतीय राजाओं ने ब्रिटिश के साथ संधि कर ली थी कि हम आपके अधीनता को स्वीकार करते हैं, आप हमें राजा के पद से ना हटाएं। तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत और देशी रियासत में मूलभूत अंतर को आप समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के समय कुल 565 देशी रियासतें थीं। आज़ादी के समय कुल कितनी रियासतें थीं? देशी रियासतें थीं कुल 565 देशी रियासतें थीं और इन सभी को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। प्रीवी पर्स का कानून भी देशी रियासतों के विलय और इन्हें दिए जाने वाले भत्ते की बात करता है। आइए इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। इसे 1950 में शुरू किया गया था और 1971 में समाप्त कर दी गई थी। प्रीवी पर्स को 1950 में शुरू किया गया था और 1971 में समाप्त कर दी गई थी। इसके बारे में प्रीवी पर्स के बारे में पहला पॉइंट है, यह देशी रियासतों को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले भत्ते की कानून था। यानी देशी रियासतों को, देशी राजाओं को सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाएगा, इसके लिए यह कानून बनाया गया था। इसे क्या कहा जाता है? प्रीवी पर्स। इसके बारे में दूसरा पॉइंट है, इसमें कहा गया था यदि देशी रियासतें भारतीय संघ में विलय करते हैं तो उन्हें एक निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा, साथ ही उन्हें सरकार भत्ता भी देगी। इसमें क्या दिया गया है? कहा गया है कि यदि देशी रियासतें भारतीय संघ में विलय करते हैं तो उन्हें एक निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा, साथ ही उन्हें सरकार भत्ता भी देगा। ये कब मिलेगा? निजी संपदा रखने का कब अधिकार मिलेगा और कब भत्ता मिलेगा? जब वे भारतीय संघ में विलय कर जाते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, निजी संपदा और भत्ता मिलने का आधार। निजी संपदा और भत्ता मिलने का आधार क्या है? निजी संपदा और भत्ता मिलने का आधार क्या है? निजी संपदा और भत्ता मिलने का आधार क्या है? उनके राज्य का विस्तार, राजस्व और क्षमता होगा। निजी संपदा और भत्ता तो मिलेगा जब वो विलय करेंगे, लेकिन इसका आधार क्या होगा? तो उनके राज्य का विस्तार, राज्य का राजस्व और उस राज्य का क्षमता क्या है, ये आधार हैं जिनके आधार पर निजी संपदा और भत्ता मिलेगा। यानी उनके राज्य का एरिया कितना है और इससे कितनी राजस्व होती है और इस राज्य का कितना क्षमता है, इन तीनों बातों को आधार बनाकर देशी शासकों को निजी संपदा और भत्ते मिलेंगे। तो ये था तीसरा पॉइंट जिसमें आधार की बात किया गया है
कि प्रिवी पर्स के तहत देशी रियासतों को किन आधार पर निजी संपदा और भत्ता मिलेगा। आइए अब पॉइंट 4 को जानते हैं। ये भत्ता उनके आने वाले पीढ़ियों को भी मिलेगी, यानी यह व्यवस्था वंशानुगत था। हालांकि ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था। अगर आप प्रिवी पर्स को संवैधानिक तरीके से सही या गलत पहचानना चाहेंगे तो ये पॉइंट आपके लिए हेल्प करेगा। वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, पॉइंट 4, ये भत्ता उनके आने वाले पीढ़ियों को भी मिलेगी, यानी यह व्यवस्था वंशानुगत था। पांचवा पॉइंट क्या है, हालांकि ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था। तो इस पेज में हमने कुल 5 पॉइंट पढ़े प्रिवी पर्स से संबंधित। आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसे 1950 में शुरू किया गया था और 1971 में समाप्त कर दी गई। यह देशी रियासतों को सरकार की तरफ से दिए जाने वाली भत्ते की कानून था। इसमें कहा गया था, यदि देशी रियासतें भारतीय संघ में विलय करते हैं तो उन्हें एक निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा, साथ ही उन्हें सरकार का भत्ता भी मिलेगा, साथ ही उन्हें सरकार भत्ता भी देगी। तीसरा पॉइंट है, निजी संपदा और भत्ता मिलने का आधार उनके राज्य का विस्तार, राजस्व और क्षमता पर निर्भर होगा। चौथा पॉइंट है, ये भत्ता उनके आने वाले पीढ़ियों को भी मिलेगी, यानी यह व्यवस्था वंशानुगत था। पांचवा पॉइंट है, हालांकि ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था। आइए चलते हैं अब अगले पॉइंट पर। पॉइंट 6 और लास्ट, इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और प्रिवी पर्स की समाप्ति हो गई। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ। 1971 में संविधान में संशोधन किया गया और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो कब समाप्त किया गया? 1971 में। एक यहाँ पर नोट भी दिया गया है, भारत में कुल 565 देशी रियासतें थीं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही इसका मेंशन किया था। भारत में कुल 565 देशी रियासतें थीं। तो ये था प्रिवी पर्स के बारे में। तो ये था प्रिवी पर्स के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1950 में। इसे 1950 में शुरू किया गया था और 1971 में समाप्त कर दी गई। किसके द्वारा समाप्त कर किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। और यह प्रिवी पर्स क्या था? यह देशी रियासतों को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले भत्ते की कानून था। और ये भत्ता दिए जाने का आधार क्या था? उनके राज्य का विस्तार, उनके राजस्व और क्षमता, यानी उनके राज्य का एरिया कितना है और इससे कितना राजस्व होती है और इस राज्य का कितना क्षमता है। इन तीनों बातों को आधार बनाकर देशी शासकों को निजी संपदा और भत्ता दिया जाता था। और क्या था? यह व्यवस्था वंशानुगत था, जबकि यह लोकतांत्रिक भारत में
ऐसा विशेषाधिकार, वंशानुगत विशेषाधिकार असंगत था। छठवां पॉइंट है, इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और 1971 में संविधान में संशोधन हुआ और प्रिवी पर्स की समाप्ति हो गई। और एक यहाँ पर नोट भी दिया गया है, भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। तो ये था प्रिवी पर्स के बारे में। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।